फार्मेसियोरम एक बार आपका फिर से स्वागत है। फार्माकोथेरेपेटिक्स का लेक्चर नंबर 18। आज का टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? दमा। ठीक है, देखिए अस्थमा होता क्या है या दमा क्या होता है। ठीक, तो देखते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवेज। एयरवेज मतलब जो एयर का पैसेज है, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, वहां पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन बोले तो बहुत लंबे समय से उसमें इन्फ्लामेशन होता रहता है। सिंपल सी बात, आप जानते हैं कि जब इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पे स्वेलिंग होता है। ठीक, आपको हम एग्जांपल दिए थे, अगर कोई किसी से कोई जलन रख रहा है तो देखेंगे तो उसका मुंह में फूल जाता है। ठीक, वो बात ही नहीं करेगा। तो ये टॉपिक पकड़ के रखिएगा। इन्फ्लामेशन मीन्स जहां पे भी इन्फ्लामेशन होगा वहां पे रेडनेस होगा और स्वेलिंग होगा। तो एयरवेज में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होगा, इट मीन्स वहां पे रेडनेस हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाता है। अब ये अस्थमा होता क्या है, इसके काजेज क्या हैं? एलर्जिक रिस्पांस। एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है। ठीक, अब ये जो एलर्जिक रिस्पांस होता है, इसका रिजल्ट होता है कि यह रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयर वेज ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ये देखिए आप फिगर, आप देखिए ये आपका नॉर्मल फिगर है, एयरवेज का नॉर्मल फिगर, और ये आपका जो दिखाया गया है इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुआ है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुआ तो ये वाल देखिए। ठीक है, आपको इसमें डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, इट मीन्स इसमें स्वेलिंग हुआ है। ठीक, और यहां पे देखिए ये वाल, इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, और इसका एयरवेज ये आपको दिखाया गया है काफी वाइड है, और इसका एयरवेज ये आप देखिए जो कलर आपको दिखाया गया है, ये एयरवेज है, ये काफी कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें स्पास्म हो जाता है, कुछ लिक्विड कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये एयर पैसेज ब्लॉक होने लगता है या इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वह नॉर्मल रिस्पायरेशन नहीं कर पाता। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी वो रिस्पायरेशन करता है, रिस्पायरेशन उसका फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका अस्थमा। आगे देखिए, कंजेशन एंड थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। क्या होता है ब्रोंकस में या ब्रोंकाई, जो लंग्स होता है उसमें जो ब्रोंकाई होते हैं उसमें म्यूकस कलेक्ट हो जाता है। ठीक, म्यूकस को एक तरह से आप कफ कह सकते हैं। ठीक, म्यूकस कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयरवेज रहता है, जो एल्वोलाई रहता है, उसमें एयर फुलफिल होता है, बट जब ये म्यूकस आकर के कलेक्ट हो जाता है वहां पे, तो वहां से एयर रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से जो अस्थमा का पेशेंट होता है वह प्रॉपर रिस्पायरेशन नहीं कर पाता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अस्थमा क्या होता है। या क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, किसका? एयरवेज का, रिस्पायरेटरी ट्रैक का क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। यह काज होता है एलर्जी से, और इसका रिजल्ट होता है रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयरवेज। रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स जब आप मेडिसिन लेते हैं तो यह रिवर्सिबल है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक, इसकी वजह से वह जो एयर का वेज है, पैसेज है, वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है, फिर वह प्रॉपर नॉर्मल रिस्पायरेशन करने लगता है। ठीक है, इसको तो आप देख लिए, कंजेशन एंड थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। क्या होता है कि ये जो इसका देखिए आपको टीएस दिखाया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये एयर पैसेज है, ये नॉर्मल एयर पैसेज है, आपको काफी वाइड दिख रहा है, और इसमें देख रहे हैं कि ये वाइड नहीं है, इसमें म्यूकस कलेक्ट हो गया है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये म्यूकस कलेक्ट हो गया है, और इसकी वॉल जो है ये क्या हो गया है? थिक हो गया है। ठीक, थिक होने की होता है और इसमें म्यूकस कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा होता है या प्रॉपर रिस्पायरेशन नहीं कर पाते। यहाँ पे देख लीजिए, यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, ये अफेक्टेड एयरवेज है और ये नॉर्मल एयरवेज है। ठीक, अफेक्टेड एयरवेज में क्या होता है, जो इसकी वॉल होती है वह टाइट,
जो वॉल की मसल्स होती है टाइट हो जाता है और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। देखिए इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिखाया गया है इसमें। अस्थमा के कुछ काजेज हैं या कुछ फैक्टर्स हैं। अब काजेज को एक और नाम कह सकते हैं आप, इटियोलॉजी। इसी नाम पे आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। इटियोलॉजी अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? काजेज, कारण क्या है, किसकी वजह से अस्थमा हो रहा है। तो देखिए दीज आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा। कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? अस्थमा के लिए। पहला है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से अस्थमा होता है या इन्वायरमेंट की वजह से फैक्टर होता है। दूसरा है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन है एटमॉस्फेयर में उसकी वजह से अस्थमा होता है। नेक्स्ट आपका आता है एलर्जेन इनहेलेशन, जो एलर्जेंट हैं जो एलर्जी काज करते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन्स वगैरह हो गया, तो उसकी वजह से अस्थमा होता है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेस एंड इमोशनल अपसेट। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या बहुत ज़्यादा इमोशनल अपसेट हुए हैं। अब इमोशनल अपसेट का मतलब आप लोग समझते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन। अगर आप NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ले रहे हैं या बीटा ब्लॉकर ड्रग ले रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एंड परफ्यूम। देखिए कुछ लोगों की क्वालिटी होती है कि बहुत ज़्यादा परफ्यूम को यूज़ करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ठीक है आपको नहीं प्रॉब्लम हो रही, बट आपके बगल में जो बैठा है उसको प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा परफ्यूम अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वजह से भी अस्थमा होता है। तो ये इतने फैक्टर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल आपको बताते हैं कि क्या है ये।